डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की वो सरकार है जो एक दूसरे के पहिए खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा। हमारा गठबंधन जिन दलों से हो गया है, सीटें लगभग तय हो चुकी हैं। चुनाव की जो रौनक थी, चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता था, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे कारोबार जो जुड़े हुए लोग, उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप उत्तर प्रदेश के स्थापित नेता हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप करहल चले जाते हैं। समाजवादी सरकार से कई गुना खराब कानून व्यवस्था आज है। कोई मुख्यमंत्री ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं आया हो जिसमें खुद मुकदमे रहे हों। और अगर हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दोनों के मुकदमे देख लें, इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन दोनों में मुकदमे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के मशहूर कार्यक्रम आओ राजनीति करें में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि इसमें हम मतदाताओं को प्रेरित करते हैं अधिक से अधिक अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए मतदाता सूची में और फिर वोट डालने के लिए। हिंदुस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता और मानता है कि आम आदमी की भागीदारी के बिना कभी भी अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। तो आओ राजनीति करें में इस समय हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया और इस समय सत्ता पक्ष को जबरदस्त चुनौती दे रहे अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और राजनीति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। अखिलेश जी, आजकल प्रचार बंद है और विपक्ष होने के नाते आपको प्रचार की बड़ी आवश्यकता थी, तो आपको ऐसा लगता है कि इस प्रचार के बंद होने से कोई अंतर पड़ रहा है आपके प्रचार कार्य में, रैलियों के बंद होने से? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जनता को दुख दिया है, तकलीफें और परेशानी दी, और इनका हर वादा जुमला निकला। जो किसान के लिए वादे किए, जो नौजवानों को सपने दिखाए, या जो उद्योग और व्यापार के लिए जो बातें रखी, जनता बदलाव चाहती थी, जनता परिवर्तन चाहती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिस समय रथ यात्रा शुरू की और जो जन समर्थन जुटा और जन समर्थन दिखाई दिया, कई बार तो ऐसा हुआ है कि उम्मीद से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए। चुनाव की जो रौनक थी, चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता था, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे कारोबार जो जुड़े हुए लोग, उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। सोचो, माइक वालों का नुकसान हो गया, जो कुर्सियां देते थे उनका नुकसान हो गया, जो कार्यक्रम के तैयारी कराते थे, झंडे, पोस्टर, बैनर, कितना नुकसान हुआ। एक पहलू से ये बिंदु भी कही जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कोविड का प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष के लोग अगर कार्यक्रम करें तो उन पर पाबंदी है। तो ये एडवांटेज है कि सरकार के माध्यम से विपक्षी लोगों को कंट्रोल करना, ये एडवांटेज विपक्षियों पे नहीं है। समाजवादी कार्यक्रम हुआ, वर्चुअल रैली हुई, तो समाजवादी पार्टी को नोटिस मिल गई। अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बिना मास्क लगा करके कोरोना फैला रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी, उन पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। तो कई मायनों में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बीमारी है, प्रोटोकॉल का पालन करना है, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए उन नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे चुनाव होता था यूपी का, वैसा नहीं लड़ पा रहे हैं। विपक्ष पे ये पाबंदियां ज़्यादा लगा रहे हैं, विपक्ष को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असंतोष था, जनता बदलना चाहती है, ऐसे में आपने एक बाहर दूसरी पार्टियों के कुछ लोगों को अपने यहाँ इंडक्ट किया और कुछ समझौते आपने किए, तो आपको लगता है ये सामाजिक समीकरण जरूरी था चुनाव लड़ने के लिए जो आपने बनाया? जहाँ ये बड़े नेता आए हैं पार्टी में, जरूरी भी था, क्योंकि ये पार्टी के वो नेता हैं जिन पे व्यापक समर्थन है, व्यापक रूप से ये अपने समाज में प्रभाव डालते हैं। जो चुनाव में अगर हमारे पास ऐसे बड़े लीडर्स आते हैं जिनके पास संगठन है, जिनके पास फॉलोइंग है, जिनके अपना एक समर्थन है, तो स्वाभाविक है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिलेगा। और देखिए, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता में ये कह रही कि वो आने वाले समय में क्या करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक सफाई नहीं दे पा रही। इनके विधायक जहाँ जा रहे हैं वहाँ पिटाई हो रही, इनकी
कई सांसद लोग कूटे गए, कई गांव में विरोध हुआ है, जिनको टिकट मिल गई उनका खुलेआम विरोध रहा है। हालांकि ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, लेकिन ये तो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के बाद दो सरकारें थी इनकी, आखिरकार जब जनता में जा रहे हैं तो इनका विरोध हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार का विरोध हो रहा है? नहीं, डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की वो सरकार है जो एक दूसरे के पहिए खोल रहे हैं। दिल्ली वाले लखनऊ को, लखनऊ वाले दिल्ली के इंजनों के पहिए खोल रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जी कहाँ से टिकट मांग रहे थे, कभी उन्होंने कहा मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहा उन्होंने हम अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहा प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहा देवबंद से लड़ेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां चाहेगी वहां चुनाव लड़ाएगी, इसीलिए उन्हें घर भेज दिया है वापस कि जाइए गोरखपुर में अपने घर से चुनाव लड़िए जाके। जो जनता को भेजना चाहिए था, जनता से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। जब इस तरह के समझौते होते हैं, जैसे आपने कुछ पार्टियों से समझौते किए, कुछ बड़ी शख्सियतें आपके पास आई, तो आपकी पार्टी का भी वो वर्कर जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हक हुकूक पर कुछ आँच आई। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें? स्वाभाविक है, अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़े मकसद के लिए त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए कई मौक़ों पर मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले भी कई मौक़ों पर जो गठबंधन हुआ बड़े पैमाने पर त्याग किया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए हम त्याग कर रहे हैं, और जो दूसरे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं त्याग के लिए तैयार रहें, तभी जा करके हमारा गठबंधन अच्छा चलेगा या दूसरे दलों को और शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे गठबंधन में जितने दल आए हैं वो संतुष्ट हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये आप वेस्टर्न यूपी के मामले में भी आपको लगता है जो टिकट वितरण हुए कि जो आपका सहयोगी दल है वो संतुष्ट है पूरी तरीके से? जो वेस्टर्न यूपी में लगभग सभी सीटों पर एक दूसरे में सहमति बनी है, और जहां एक आध जगह खबरें भी आ रही हैं वहां भी लगभग आम सहमति बन जाएगी। अखिलेश जी, आपने इससे पहले भी दो बड़े प्रयोग किए, एक मायावती जी से समझौता करके, एक कांग्रेस से समझौता करके। ये आपका प्रयोग थोड़ा उससे अलग है, आपने दो बड़ी पार्टियों से समझौता किया था, इस बार आपने अपनी पार्टी का भी विस्तार किया है। आपको समझौते रास आते हैं? जो अनुभव मेरा बड़े दलों के साथ था वो अनुभव ठीक नहीं रहा, इसीलिए मैं क्षेत्रीय दल और छोटे दलों के साथ आया हूँ। और ये अनुभव जो मुझे मिले हैं, उन अनुभवों से मैं कह सकता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है या जिन दलों को मैं साथ लाया हूँ ये फ्रूटफुल होगा। और एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तभी सफल होंगे आप। प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू में कहा अगर अखिलेश जी को जरूरत होगी समाजवादी पार्टी को तो हम भी सहयोग करेंगे सरकार बनाने में। नहीं, अच्छी बात है कि वो अब सहयोग कर रहे हैं, सहयोग तो पहले भी हो जाना चाहिए था तो और अच्छी बात थी, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता के साथ अब सब धीमे धीमे खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कोई चुनावी समझौता भी आपका हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत से चरण शेष है? समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है। हमारा गठबंधन जिन दलों से हो गया है, सीटें लगभग तय हो चुकी हैं, बस एक बार सीटों की सूची जारी होनी है, बाकी हमारा पूरी तरीके से गठबंधन हो चुका है। आपने कहा था कांग्रेस एक छोटा दल है उत्तर प्रदेश में, समझौता हो सकता है, आपने ही कहा था। नहीं, वो बहुत पहले, लेकिन वो राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दलों की हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उतनी डिमांड हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते। बात ये उड़ी थी जब आपके यहाँ मौर्य जी, सैनी जी और दारा सिंह जी आए थे कि हर रोज एक मंत्री छोड़ेगा, 20 मंत्री उनके छोड़ देंगे, फिर अचानक आपने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया आने पर? वो नहीं आ रहे थे या आपने लगा दिया? नहीं, मैं कितनों को लेता, और बहुत सारे लोगों का टिकट कटने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मंत्री और विधायक आने लगे, भारतीय जनता पार्टी ने सूची अपनी बदली, उन्होंने कहा कि अब टिकट नहीं कटेगी, तो कुछ संतुष्ट वहाँ हो गए, और यही हमारे लिए लाभ है। अगर विधायक जो हमारे साथ आते तो हमें उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ती जो जनता की थी, अब वहीं रुकेंगे तो और हमें आसान हो गया। आप उत्तर प्रदेश के स्थापित नेता हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप करहल चले जाते हैं, और इसी तरह योगी जी गोरखपुर चले जाते हैं। तो क्या सुरक्षित सीट उन नेताओं को भी जरूरत पड़ती है जिनके चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं? नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मैं योगी जी से पहले चुनाव लड़ लूँ, इसलिए मैं उस चरण में चला गया। इसके पीछे वजह क्या है? और दूसरी वजह ये है, उनसे पहले चुनाव जीतना चाहता हूँ, उनसे पहले चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और उनसे ज्यादा वोटों से जीतना चाहता हूँ। योगी जी का के फेवर में एक बात वो बार बार अपने फेवर में लाने के लिए जनता से कहते हैं कि मैंने कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त की,
और पहले कानून व्यवस्था इस प्रदेश की अच्छी नहीं थी। ये एक आरोप है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो आज जैसी कानून व्यवस्था नहीं रहेगी। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं भरोसा दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को कि जिस तरीके से पुलिस में समाजवादी सरकार में बड़े बड़े काम हुए, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, और उस स्ट्रक्चरल चेंज में दिखाई दे रहा है कि पुलिस के साथ रिस्पॉन्स सिस्टम सबसे अच्छा आया। पुलिस हेडक्वार्टर बना जिसमें एक जगह पुलिस के सभी अधिकारी बैठ करके निर्णय ले सकें। पुलिस को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश शुरू हुई। मैं आने वाले समय में भरोसा दिला सकता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस में सुधार करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था, कानून राज करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो हमारा कानून कहता है उस पर कार्रवाई होगी और कानून का पालन होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। मुख्यमंत्री जी ये बात भूल गए हैं कि उन्हीं के जिले में एक व्यापारी आया था, पुलिस ने पीट पीट करके मार दिया। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में, आज सबसे ज्यादा अगर हम आंकड़े देखें तो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ उत्पीड़न कहीं है, अन्याय है तो उत्तर प्रदेश में है। आज कानून व्यवस्था आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी सरकार से कई गुना खराब कानून व्यवस्था आज है। कोई मुख्यमंत्री ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं आया हो जिसमें खुद मुकदमे रहे हों। डिप्टी सीएम दौड़ाए जा रहे हैं। आज जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं, कल महिलाओं ने घेर लिया उन्हें। उनसे जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए। जिस प्रदेश का डिप्टी सीएम घेर लिया जाता हो, क्या उम्मीद करेगी वो पार्टी लौट करके आएगी? और अगर हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दोनों के मुकदमे देख लें, इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन दोनों में मुकदमे लगे हुए हैं। तो ये किस दावे के साथ कहते हैं कि इन्होंने कानून व्यवस्था ठीक की है? हाँ, इन्होंने बहुतों के साथ अन्याय किया है, बहुतों को जानबूझ करके मारा है, फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, कस्टोडियल डेथ हुई है, और इतना आरोप पुलिस पे कभी नहीं लगा जितना आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगा। और आईपीएस फरार है। पूरे देश में किसी प्रदेश में आईपीएस फरार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कि देश में एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से भ्रष्टाचार के आरोप लगाता हो, यह भी कहीं नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जांच चल रही है कि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के। आप आजकल रोज एक नई घोषणा करते हैं। आपने बिजली की घोषणा की कि इतनी बिजली मैं फ्री दूंगा आने पर, और जबकि बिजली का जो विभाग है वो 90,000 करोड़ के घाटे में ऑलरेडी चल रहा है। आपने कैलकुलेट कर लिया है? देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे घरेलू बिजली के लिए, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते ये फैसला लिया कि जो बिल हम लेते थे उसका आधा बिल लेंगे, अब सिंचाई के लिए भी आधा कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 4.5 साल बाद उन्हें क्यों याद आया, और तब याद आया जब समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री कर दी। ये सरकार वो है जिसने अगर समय पर बिजली के कारखाने चलाए होते या पूरे कर दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सरप्लस बिजली होती और सस्ती भी बिजली होती। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार आएगी, उस समय बिजली का जो वादा किया वो पूरा होगा। इसलिए पूरा होगा, ये जो घाटा 90,000 करोड़ का है ये कोई और नहीं लेके आई, ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं लेकर के आई है। जिस समय उदय योजना चली थी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया था। उस समय घाटे में नहीं थी, लेकिन अब घाटे में कितना कर दिया, इसके जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल आपने घोषणा की कि 22 लाख लोगों को आईटी में नौकरी मिल जाएगी। आईटी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ उत्तर प्रदेश? मुझे याद है जिस समय SCL लखनऊ आना था, क्योंकि नोएडा कैंपस बहुत बड़ा है उनका। मुझे याद है कि नेताजी के समय पे इन्फोसिस को ज़मीन दी गई थी, इन्फोसिस आया था, बहुत सारे इन्फोसिस और तमाम जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां वो उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर के गाजियाबाद लेकर के आई थी। और जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी, SCL को लखनऊ लेकर के आए थे, और केवल SCL में अभी लगभग 5,500 लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर लखनऊ जैसी जगह पर थोड़ी सी मदद के बाद सरकार की इतना बड़ा कैंपस बन सकता है, तो सरकार अगर फोकस करेगी तो इस क्षेत्र में 22 लाख नहीं, 22 लाख से ज़्यादा क्वालिटी जॉब्स और प्रोफेशनल जॉब्स मिल सकते हैं। कोई सोचता नहीं था कि लखनऊ में भी SCL का एक कैंपस होगा, यहाँ भी 3,000 से लेकर के 3,500 बीटेक इंजीनियर लड़के पास होंगे। 12th के बाद के लोग आज वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 500 के लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं।
जब से मेट्रो आई है 2500 लोग नौकरी पाए, जिसमें 1500 इंजीनियर है। तो मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, लखनऊ और उत्तर प्रदेश हब हो सकता है आईटी का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। समाजवादी सरकार में ये मदद हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ कैंपस आया। समाजवादी सरकार में मदद हुई, इसी वजह से सैमसंग का एक्सपेंशन हुआ। तमाम मोबाइल कंपनियों ने वहाँ पर प्लॉट्स लिए, काम शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है कि जिस समय समाजवादी सरकार आएगी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम अच्छा करेंगे तो न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी काम होगा, जो यहाँ से पढ़ करके ट्रेनिंग पा करके दुनिया में जाएंगे। आखिरी सवाल, आपने कहा बीजेपी की सरकार जुमले वाली सरकार है, आपने कहा कि वो सिर्फ घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप अपनी घोषणाओं को करते समय बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े हैं। मैंने जो भी वादा किया है उस पर पहले पूरी स्टडी की गई और बाकायदा फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली गई और उसके बाद फैसला लिया। मैंने ये फैसला तभी लिया जब इसकी पूरी तैयारी हो गई, उस समय फैसला लिया। मान लीजिए पुरानी पेंशन बहाल होनी है, पुरानी पेंशन को ख़त्म किया बीजेपी ने, कई स्टेट आज भी चला रही हैं, और संसाधन जुटाना और समय पर पुरानी पेंशन मिलना, ये समाजवादी पार्टी ने पूरी स्टडी की है। जो 22 लाख नौकरी की बात की है, मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया आपको कि लखनऊ में कैंपस बना, सैमसंग का एक्सपेंशन हुआ या मेट्रो में हुआ। कोविड के समय पे लोगों ने देखा कि आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज की कितनी ज़रूरत थी और किस तरीके से चीज़ें बदली हैं इधर 8-10 साल में। तो अगर हम लखनऊ को हब बना लें, बनारस को हब बना लें, मान लीजिए आजमगढ़ हब बन जाए, झांसी हब बन जाए, या कई ऐसे जगह जहाँ ज़रूरत है, तो संभव है ये चीज़ है। ये थे अखिलेश यादव। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि मैं जो घोषणाएं कर रहा हूँ वो पूरा नाप तोल के कर रहा हूँ, पहले फाइनेंशियल चेक कर लिए हैं। हमेशा की तरह उन्होंने सवालों के जवाब भी बड़े खूबसूरती से सधे हुए अंदाज में और साफ साफ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।